नमस्कार। एहसास देख रहे हैं आप और आज हम लेकर आए हैं राजनीतिक किस्सों का सीरीज़ राज तिलक किस्से प्रधानमंत्री के। आज हम बात करने वाले हैं हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में, चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने वाले के बारे में। वह प्रधानमंत्री जिन्हें कभी मौत का सौदागर कहा गया, वह प्रधानमंत्री जिन्हें कैमरा जीवी कहा जाता है, वह प्रधानमंत्री जिन्हें नालायक बेटा कहा गया। हम बात करने जा रहे हैं भारत के 15वें प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में, जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र अपने मजबूत इरादों, दृढ़ निश्चय और अपने चातुर्य बल से किया। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मेसाड़ा, गुजरात में हुआ। उनके पिताजी श्री दामोदर दास मोदी जी वडनगर के रेलवे स्टेशन में चाय बेचने का काम किया करते थे। उनकी माता श्रीमती हीराबेन दामोदर दास मोदी दूसरों के घर में बर्तन धोने के काम किया करती थी। मोदी जी 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। माता जी है 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है। मोदी जी जब 8 साल के थे तब से आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में जाते थे। मोदी जी को 1958 में दिवाली के दिन लक्ष्मण राव ईमानदार जी ने आरएसएस के बाल स्वयंसेवक संघ में शामिल कर लिया था। मोदी जी ने अपनी स्कूल की शिक्षा वडनगर से 1967 में पास किया। यहाँ पर उन्होंने एनसीसी की ट्रेनिंग भी लिया था। मोदी जी के चुनावी हलफनामे के अनुसार उन्होंने स्नातक की उपाधि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली से 3rd जनवरी में पास किया था। पर इसमें विवाद है कि जब स्कूल से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगा गया तब वहाँ से जवाब आया कि सन 1978 की बीए की किसी प्रकार की डाटा उपलब्ध नहीं है। मोदी जी ने स्नातकोत्तर की उपाधि गुजरात विश्वविद्यालय से 1983 में प्रथम श्रेणी से पास किया। उनके विषय थे यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स एवं साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। उनके स्नातकोत्तर की उपाधि भी कंट्रोवर्सी के घेरे में है। जयंती भाई पटेल, पूर्व प्रोफेसर गुजरात विश्वविद्यालय, के द्वारा बोला गया कि जिस विषय में मोदी जी ने स्नातकोत्तर की उपाधि धारण की हुई है वह विषय उस समय विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं था। मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे पर वाद विवाद और थिएटर में हमेशा आगे रहते थे। मोदी जी की शादी सन 1968 में श्रीमती जसोदाबेन चिमनलाल मोदी जी से हुई। मोदी जी शादीशुदा हैं, इस बात से दुनिया 9 अप्रैल 2014 तक अनजान रही। मोदी जी विधानसभा चुनाव के सभी हलफनामों में अपनी पत्नी वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया करते थे। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि प्रत्याशी अपने हलफनामों में कोई भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते। सन 2014 की लोकसभा चुनाव के नामांकन में मोदी जी ने अपनी पत्नी का नाम भरकर दुनिया को चौंका दिया था। मोदी जी का मन बचपन से साधु सन्यासी में लगा था। 18 साल की उम्र में मोदी जी अपना सर्वस्व छोड़कर उत्तर पूर्व क्षेत्रों के भ्रमण पर निकल गए। वह बेलूर मठ कोलकाता गए, वहाँ से सिलीगुड़ी एवं गुवाहाटी गए। तत्पश्चात वहाँ से रामकृष्ण की अद्वैत आश्रम अल्मोड़ा गए, वहाँ से रामकृष्ण आश्रम राजकोट वापस आ गए। मोदी जी 2 साल भ्रमण करने के बाद 1970 में वापस आकर अपने चाचा जी के साथ काम करने लगे, जो सड़क परिवहन निगम में कैंटीन में कार्यरत थे। वापस आने के बाद वह आरएसएस एवं लक्ष्मण राव ईमानदार जी से जुड़े रहे। 1971 में मोदी जी ने अपने चाचा जी के साथ काम करना छोड़ दिया और पूर्ण रूप से आरएसएस के प्रचारक बन गए। मोदी जी के अनुसार वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 में किए गए जन सत्याग्रह में शामिल थे, जिसके कारण उन्हें कुछ दिनों के लिए तिहाड़ जेल में बंद होना पड़ा था। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहाँ की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में
उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। 1973 की गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में मोदी जी का आरएसएस की ओर से महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1975 में आपातकाल के दौरान मोदी जी को आरएसएस की शाखा गुजरात लोक संघर्ष समिति में महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इस दौरान वह भूमिगत होकर कार्य करने लगे। वह सरकार की विरोध करने वाले पर्चे छापते, उन्हें दिल्ली भेजते और संगठन तैयार करते, राजनीतिक शरारतियों और कार्यकर्ताओं के लिए धन जुटाते। मोदी जी गिरफ्तारी से बचने के लिए विभिन्न वेशभूषा धारण करते रहते थे। 1978 में मोदी जी आरएसएस के संभाग प्रचारक बन गए। 1979 में वह आरएसएस के दिल्ली मुख्यालय में आ गए। वह यहाँ पर आपातकाल पर रिसर्च करते हुए लेख लिख रहे थे। 1981 में मोदी जी को गुजरात आरएसएस का संपूर्ण प्रभार देते हुए गुजरात भेज दिया गया। 1985 में आरएसएस के द्वारा मोदी जी को भाजपा को सौंप दिया गया। 1987 के गुजरात नगर पालिका चुनाव में भाजपा की जीत में मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान मानते हुए उन्हें भाजपा गुजरात इकाई का संगठन सचिव बनाया गया। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा राम रथ यात्रा एवं 1990-91 में मुरली मनोहर जोशी द्वारा एकता यात्रा निकाला गया। इस पूरी यात्रा के दौरान मोदी जी साथ रहे और वह बड़े नेताओं के संपर्क में आने लगे। इसके दौरान वह आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का करीबी हो गया। 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 182 सीट में से 121 सीट आया, जीत का श्रेय मोदी जी को दिया गया। इस कारण मोदी जी को नवंबर 1995 में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। पर राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। केशुभाई पटेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नंबर 2 पर नरेंद्र मोदी जी को जाना जाने लगा। फलस्वरूप शंकर सिंह वाघेला के महत्वाकांक्षाओं को आघात पहुँचने लगा। शंकर सिंह वाघेला अंदर ही अंदर विद्रोह की आग भड़का रहे थे। शंकर सिंह वाघेला ने 47 विधायकों के साथ सितंबर 1995 में विद्रोह कर दिया। सुगबुगाहट होने लगा कि मोदी जी को संगठन सचिव के पद से हटाया जाएगा और वाघेला जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस सुगबुगाहट से मोदी समर्थक हंगामा करने लगे। मोदी जी ने गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष काशीराम राणा को अपना इस्तीफा भेजते हुए एक पत्र लिखा। पत्र लिखते हुए उसने लिखा कि आदरणीय काशीराम भाई, मुझे एक कहानी याद आती है। एक बच्चे को लेकर उसकी माँ और उसके सौतेले माँ के बीच अदालत में झगड़ा चल रहा था। बच्चे पर दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे थे। इससे जज साहब ने फैसला किया कि बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में काट कर एक एक हिस्सा दोनों माँ को दे दिया जाए। लेकिन पैदा करने वाली माँ ने इस फैसले का विरोध किया। यही हालत आज मेरा भी है। मैं अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पार्टी का महासचिव पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपका नरेंद्र मोदी। मोदी जी के इस्तीफा के बाद गुजरात बीजेपी में बगावत और तेज हो गया। इस बगावत को संभालने के लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को गुजरात आना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी गांधीनगर आए। केशुभाई पटेल को इस्तीफा देने के लिए बना लिया गया और शंकर सिंह वाघेला के समर्थक दल से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सुरेश मेहता जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोदी जी को नवंबर 1995 में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। सन 1996 में वाघेला जी लोकसभा चुनाव हार गए, जिस कारण 48 विधायकों को साथ लेकर वह मेहता सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। वाघेला जी ने बहुत ही चालाकी से कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बना लिया और अक्टूबर 1996 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। यह सरकार बहुत जल्द गिर गई और 1998 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 में से 117 सीट बीजेपी को आया और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। जून 1998 में कांडला बंदरगाह में तूफान आया। 1999 से 2000 के बीच सौराष्ट्र और कच्छ में तेज सूखा पड़ा। 26 जनवरी 2001 को भूंज में 7.7 तीव्रता के साथ भूकंप आया। इन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं ने पटेल को राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया। बीजेपी एक के बाद एक गुजरात के उपचुनाव में हार का सामना कर रही थी। इन सबसे बीजेपी में एक बार फिर बगावत के शुरू उठे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस पटेल को इस्तीफा देने के लिए बोलने लगे। खराब स्वास्थ्य और राजनीतिक दबाव के कारण केशुभाई पटेल जी को इस्तीफा देना पड़ा। इन सबसे इतर मोदी जी क्या कर रहे थे?
मोदी जी दिल्ली में बैठकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से अपने संबंध मजबूत कर रहे थे और वह अक्सर आरएसएस के हेडक्वार्टर केशवकुंज में नजर आते थे। आरएसएस के सभी पदाधिकारी से मोदी के संबंध बहुत अच्छे थे। इन सब का फायदा उन्हें मिला। 1 अक्टूबर 2001 को माधवराव सिंधिया जी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर में कुछ पत्रकार भी शामिल थे। आज तक के कैमरामैन गोपाल जी का भी इसी दुर्घटना में मौत हो गया था। नरेंद्र मोदी गोपाल जी के दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तभी उन्हें पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का फ़ोन आया और उसे शाम को मिलने के लिए बुलाया गया। जब मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मोदी जी से कहा, दिल्ली में पंजाबी खाना खा खाकर तुम मोटे हो गए हो, अब तुम्हें गुजरात वापस चले जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के जीवनीकार A.B. कामत लिखते हैं कि मोदी जी इस जिम्मेदारी के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने वाजपेयी जी को कहा कि मैं सत्ता नहीं संगठन संभालना चाहता हूँ। पर जीवनीकार इतर कुछ और भी बातें हैं जिनसे लगता है कि मोदी जी अपने घर वापसी के लिए बेताब थे। वह दिल्ली में रहकर संगठन पर मजबूत पकड़ तो बना ही चुके थे, साथ में पत्रकारों से भी अपने संबंध मजबूत करने में लगे रहते थे। इस दौरान वह केशव भाई पटेल के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार थे। आउटलुक के संपादक विनोद मेहता जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि 2001 में मोदी जी मुझसे मिलने आए। उनके पास कुछ दस्तावेज थे जो केशव भाई पटेल के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते थे और मोदी जी चाहते थे कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल मैगजीन अपनी रिपोर्ट में करें। इससे कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी जानते थे कि गुजरात के विधायक दल उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इस कारण वह अपना नाम केंद्रीय दल और आरएसएस संगठन के जरिए प्रस्तावित करवा रहे थे। कुशाभाऊ ठाकरे, मदन लाल खुराना और जन कृष्णमूर्ति जी को ये जिम्मेदारी दिया गया कि वह गुजरात जाकर विधायकों को मोदी जी के लिए मनाएं। 5 अक्टूबर को मोदी जी मदन लाल खुराना के साथ गुजरात आए। खुराना जी ने केशव भाई पटेल के साथ मानव मनोमल करके उन्हें मना लिया। 6 अक्टूबर के शाम विधायक दल की मीटिंग हुआ। मोदी जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पटेल जी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। 7 अक्टूबर 2002 को नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં. Please like and subscribe for more videos in next part.